हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। एमपी बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर 18 फरवरी को है बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2026 की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज बिल्कुल बिना रुके हुए सुपर फास्ट हम क्वेश्चन करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन एकदम तेजीगत से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन ऐड किया हूं और आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो प्रश्न है आप लोगों का, प्रसरण दाब क्या है, प्रसरण दाब किसे कहते हैं। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई बच्चा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है कि यदि हमें केमिस्ट्री का नोट्स लेना है विथ ऑब्जेक्टिव, तो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है 96 85 29 91 49 9685299149। मात्र 100 रुपए लगते हैं। बढ़िया आपको नोट्स दिया जाता है। प्रसरण दाब है क्या बच्चों, जैसे आप लोगों को यहां पर एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा दूं कि बच्चों एक आप पात्र ले लो, पात्र में बीच में क्या है, अर्धपारगम झिल्ली लगा दो। अर्धपारगम झिल्ली आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, अर्धपारगम झिल्ली। अब एक साइड आपने विलायक के अणुओं को डाला, क्या डाला बच्चों, विलायक के अणुओं का। इधर क्या है, ये विलायक है, ये क्या है, विलायक है। और दूसरे साइड आप लोगों ने रख दिया बच्चों क्या, विलयन। क्या होता है, विलयन। ठीक है। अब होता क्या है, जब विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से बांट दी जाती है, तो बच्चों जो आपका ये विलयन है, विलयन में विलायक के अणु पार कर जाते हैं अर्धपारगम झिल्ली से। यानी विलयन जो है इस अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर विलायक के अणु चलने लग जाते हैं। यह क्रिया बच्चों परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परासरण। मैंने क्या कहा, विलायक और विलयन को बच्चों आप एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से बांट दो, है ना, तो विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। यह प्रक्रिया आपकी परासरण कहलाती है। देखो एक के साथ एक फ्री रहेगा, आप दाब पढ़ रहे हो तो परासरण भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यदि बच्चों इस विलयन में एक पिस्टन लगा करके ऊपर से दाब लगा दें, जब दाब लगाएंगे तो मारेगा धक्का, और जब धक्का मारेगा, क्या मारेगा, धक्का, दाब लगाएंगे यानी बल लगेगा, धक्का, तो विलायक के अणु इधर जाने से रुक जाएंगे। यानी जिस दाब पर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना बंद हो जाए, वह दाब आपका प्रसरण दाब है। यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब का प्रयोग करते हैं बच्चों, उससे हम बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं, परासरण दाब। क्योंकि रटना नहीं है, समझना भी है, एकदम सुपर फास्ट। तो देखिए बच्चों कि परासरण प्रक्रिया द्वारा विलायक के अणु, जब परासरण की क्रिया होती है तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर चलने लग जाते हैं। विलायक से विलयन की ओर जाने लग जाते हैं। अब इस प्रवाह की क्रिया को हम परासरण की क्रिया कहते हैं। और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बच्चों विलयन पर जो दाब लगाया जाता है, बाह्य जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न द्रव स्थित केवल विलयन का परासरण दाब कहलाता है। सिंपल है, सीधा सीधा आप लोग समझो कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं वो परासरण दाब कहलाता है। किसी विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से बांटने से जो आपका विलायक है वो विलयन की ओर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चलना शुरू कर देता है। इस क्रिया को रोकने के लिए जो हम बाहर से दाब लगाते हैं बच्चों, परासरण दाब कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, लैंथेनाइड तत्वों के सामान्य लक्षण बताओ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम एक एक प्रश्नों को लेकर आए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, लैंथेनम के बाद की 14 तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। और लैंथेनाइड तत्वों में आप लोग सबको पता होना चाहिए लैंथेनाइड संकुचन का गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें मुख्य रूप से 2-3 आपके क्वेश्चन, 2-3 गुण आपको तैयार करना है, लक्षण तैयार करना है। लैंथेनाइड धातुएं नरम होती हैं, उनकी कठोरता श्रृंखला में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लैंथेनम के बाद के 14 तत्व आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, है ना, कठोरता बढ़ती जाती है। लैंथेनाइड तत्वों में सामान्य +3 ऑक्सीजन, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। समानता कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है, +3। याद कर लेना बच्चों, +3 याद कर लेना, +3 लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। ओके, लैंथेनाइड धातुओं की प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये तत्व 4f ब्लॉक के लैंथेनम के बाद आते हैं। तो 4 ही प्रॉपर्टी, आप लोगों को 3 तैयार कर लोगे तो बहुत है कि भाई साहब नरम होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो कठोरता बढ़ती जाती है। समानता जो मुख्यता जो ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, जो स्थायी होता है। लैंथेनाइड धातुओं की प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत थोड़ी सी अधिक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, आयनन समव्यवस्था क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपके पास एक उपसहसंयोजी यौगिक है, देखो जरा, उपसहसंयोजी यौगिक है, अंदर का आयन बाहर और बाहर का आयन अंदर आ जाए, अंदर का आयन बाहर और बाहर का आयन अंदर आ जाए। देखो जरा यहाँ पर देखना बच्चों, अंदर का आयन ये Br जो है बाहर चला जाए
और SO4 अंदर आ जाए, ऐसे स्थिति में SO4 अंदर आ जाए, ऐसे स्थिति में बच्चों ये आयनन समव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन समव्यवस्था कहलाता है। मतलब किसी उप सहसंयोजी यौगिक में आयनों के विनिमय से जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है वो आपकी आयनन समव्यवस्था कहलाती है। ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र एक ही होते हैं किंतु विलयन में आयनन के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं। जैसे यहां पर बच्चों यदि हम इसको तोड़ेंगे, यहां पर यदि इसको हम तोड़ेंगे तो यहां पर SO4 2 निगेटिव मिलेगा, लेकिन बच्चों जब इसको तोड़ेंगे तो यहां पर ब्रोमीन निगेटिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अंदर का आयन बाहर और बाहर का आयन अंदर चला जाए तो इनमें जो विनिमय प्राप्त होगा तो ये एक दूसरे के समव्ययी है और ये एक दूसरे के समव्ययी है, तो जो समव्यवस्था पाया जाता है वो आपका आयनन समव्यवस्था है। सीधा सीधा सिंपल है कि कोई उप सहसंयोजी यौगिक है, उसमें अंदर भी आयन है बाहर भी आयन है, तो बाहर का आयन अंदर आ जाए और अंदर का आयन बाहर आ जाए तो आपका बच्चों वो यानी एक दूसरे के समव्ययी आयनन समव्ययी कहलाते हैं और इसमें जो समव्यवस्था पाई जाती है वो आयनन समव्यवस्था पाया जाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि सर ऐसे यौगिक है ना जिनमें सूत्र जो है समान है, सूत्र तो समान है, लेकिन जब इसको हम किसी जलीय विलयन में तोड़ते हैं यानी आयनित कराते हैं तो दोनों में भिन्न भिन्न आयन मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? आयनन समव्ययी कहलाते हैं और इस परिघटना को आयनन समव्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग समय हम नहीं देंगे बच्चों, 2 मिनट का समय आप लोग हर प्रश्न में देखते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, चलिए आगे चले। कहानी में ट्विस्ट आया। चलिए भैया, संक्रमण धातु में उनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो बच्चों, संक्रमण धातु की मैं बात करता हूं तो 3D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। किसमें बच्चों? 3D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। या तो आपका 4D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। किसमें? 4D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, या तो 5D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, या तो 5D में इलेक्ट्रॉन। सब में कितने कक्षक होते हैं सर? 5 कक्षक। सब में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। कितने होते हैं? 5 कक्षक। अब इन 5 कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, क्या इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है बच्चों, तो वो रंगीन आयन दर्शाएगा, परिवर्ती आक्षेपण अवस्था, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, ये सब कुछ दर्शाएगा। लेकिन वहीं पे यदि किसी में मान लीजिए मैं कहता हूं जिंक में बच्चों 3D10 होता है, जिंक में 3D10, तो क्या ये चुंबकीय गुण दर्शाएगा? नहीं। रंगीन आयन दर्शाएगा? नहीं। उत्प्रेरकीय गुण दर्शाएगा? नहीं। उसे हम संगत तत्व मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, ना तो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाएगा, ना तो रंगीन आयन बनाएगा, किसी प्रकार से कोई गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ध्यान रखियो बच्चों। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, संगत तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि, देखना जो मैं समझाया वही चीज लिखा हुआ है, क्योंकि N-1D, देखो जरा, N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होगा। क्यूप्रिक आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से यह अनुचुंबकीय है, जबकि क्यूप्रस में बच्चों सभी युग्मित है तो आपका प्रतिचुंबकीय है। कहने का तात्पर्य हुआ कि क्यूप्रिक जैसे आप लोगों का CO2 पॉजिटिव है, इसमें अयुग्मित है, और क्यूप्रस 1 पॉजिटिव इसमें अयुग्मित, इसमें 3D10 है और इसमें 3D9 है, तो इसमें अयुग्मित है, इसमें युग्मित है, तो जो युग्मित होगा वो अनुचुंबकीय गुण नहीं दर्शाएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब खुद बताओ, मान लो आपके पास दोस्त हैं और एक आपके पास साथी जिसके कोई दोस्त नहीं है, तो वो बनाना चाहेगा ना दोस्त। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो कहें सोचने कि भैया किसी इलेक्ट्रॉन से हमारी दोस्ती हो जाए, हमारे पास आ जाए, थोड़ा सा प्रेम व्यवहार हो जाए, रिश्ता मजबूत हो जाए, तो खींचना चाहेगा किसी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो क्यों बनाना चाहेगा? ऐसे ही बात होती है अनुचुंबकीय गुण में कि भाई जो N-1D उपकोष यदि अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि हम दोस्ती बना ले किसी से और वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसके पास युग्मन पूरा है, पूरे के पूरे D कक्षक युग्मित है, वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे नहीं। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगी चुंबकीय गुण उतना अधिक होगा और अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। आगे चलते बच्चों, लेंथेनाइट संकुचन। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना भी कहो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। लेंथेनाइट संकुचन का मतलब लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु आकार में कमी होना। जैसे देखो बच्चों, बेर आपका पकता है, थोड़ी दिन बाद बढ़िया पक कर फुल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो बेर थोड़ा सिकुड़ने लग जाता है। ऐसे ही बच्चों लेंथेनाइट तत्वों में होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ोगे, जैसे लेंथेनाइट है 4f में 1 इलेक्ट्रॉन,
फिर 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 4f में 3 इलेक्ट्रॉन, 4f में 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, 7, 8, मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है और नाभिक से अट्रैक्शन होने के कारण उसकी आकार में थोड़ी सी कमी आ जाती है और यही कारण हो जाता बच्चों कि उसके आकार में कमी होने को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अरे सिंपल है सर, लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होता बच्चों, आकार में कमी आती है और इसी कमी को तो हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं बच्चों, लेंथेनाइड संकुचन। समझ में आया मैंने क्या बोला, लेंथेनाइड समूह में आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, नाभिक से आकर्षण बढ़ेगा, नाभिक खींचकर अपनी ओर दबाने की कोशिश करेगा, साला उसको दबा लेगा, आकार में कमी आ जाएगी और इसी कमी को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है यार, आप यूं आसानी से चुटकी में कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट रहे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि आप लोग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन तैयार करोगे और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, जब ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर होना चाहिए, आप लोगों का प्यार सपोर्ट तभी। यार शिवसर ऐसे नहीं है, मेहनत करने के लिए दिन रात एक कर दे सकते, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा प्यार सपोर्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बच्चों। कारण देखो, लेंथेनाइड आने के बाद नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जाकर n-1 बाह्यतम कोश में जाकर के n-2f में, जैसे मैंने कहा 4f में जा रहा है और 5f में, दो ही श्रेणी तो है, उपकोश में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, फलस्वरूप आयनित आयन जो होते हैं संकुचित हो जाते हैं। लो भैया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अगले क्वेश्चन पे चलना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव से आपको क्या तात्पर्य बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वही तो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। आपने एक इलेक्ट्रोड विभव बनाया, जैसे मैंने कहा कि 1 बिलियन ले लिया और इसमें मैंने जिंक सल्फेट का 1 मिनट, आपने भैया यहां पे जिंक सल्फेट का बिलियन डाल दिया, ठीक है, और जिसका बिलियन है उसी का यहां पे आपने एक राड लगा दिया। अरे भैया कहां टच होता है यार, एक राड लगा दिया आपने, ठीक है। इसमें जो बिलियन था बच्चों, इसमें जो बिलियन था जिंक सल्फेट है, ठीक है, और ये जो है आपका जिंक का रॉड है। अब ये आपका एक अर्ध सेल बन गया, एक आपका है ना, इसमें इलेक्ट्रोड में एक जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया इसमें कुछ ना कुछ विभव होगा। लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में रख दिया गया, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु के क्षण पर उसी धातु के लवण को 1 मोलर सांद्रण, कंडीशन है 1 मोलर सांद्रण में मिलाया जाता है, तब धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। भाई इलेक्ट्रोड विभव बनाया कैसे जाता है, इलेक्ट्रोड कैसे तैयार किया जाता है, एक हमने पात्र ले लिया, उसमें जिंक सल्फेट का बिलियन डाले तो जिंक का ही राड लगा दिए। अब इसको स्टैंडर्ड कंडीशन ये कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। यदि टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स है तो फिक्स होना चाहिए। 1 मोलर सांद्रण है मतलब 1 मोल, यानी 1 ml में 1 लीटर में 1 मोल बिलियन हो। 1 लीटर आपका मान लीजिए विलायक है तो उसमें 1 मोल आपका विलेय हो, तो 1 मोलर सांद्रण का मतलब यही होता बच्चों कि 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ हो। तो 1 मोलर सांद्रण में है ना, 1 मोलर सांद्रण में 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो आपका यहाँ पे जिंक जो आपका ये बिलियन है और इनके बीच जो विभवांतर होगा वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अगला है अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कहने का तात्पर्य जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा, 4D में प्रवेश करेगा, 5D में प्रवेश करेगा, यानी n-1D में प्रवेश करेगा, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जब n-2f में प्रवेश करेगा वो आंतर संक्रमण तत्व कहलाता है। आंतर संक्रमण तत्व क्या होता है बच्चों, देखिएगा कि इन तत्वों की 3 बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, मतलब n-, n-2, n-1 और n, यानी ये 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतरी की ओर तीसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जैसे n-2f में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे एफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। मतलब बच्चों अंदर है ना, वे तत्व जिनमें n-2f कक्षक अपूर्ण होते हैं उन्हें आंतर संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो यदि परिभाषा आ गया बच्चों 2 नंबर में तो पूरा लिख देना, ठीक है। चलिए, शैली स्थिरांक किसे कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हमने कहा भाई ये आपने बिलियन ले लिया, बिलियन में बच्चों आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, ये विद्युत अवघटनी सेल है। कौन सा सेल है सर, विद्युत अवघटनी सेल,
ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल। अब यहां पर यह देखना है कि जो दो सेल हमने प्रयोग किया है परिपथ को पूर्ण कर देना, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, और बच्चों इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इनके दोनों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। और दूसरी परिभाषा जो आपकी विशिष्ट चालकता और प्रेषित चालकता का अनुपात ही बच्चों सेल स्थिरांक कहलाता है। विशिष्ट चालकता तथा प्रेषित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आता है, एल बटा ये हो गया, एल मतलब दोनों के बीच की दूरी, दूरी सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। कितना बढ़िया है सर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। कितना सरल है सर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी किसी भी सेल में, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में, कोई भी सेल ले लो, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी किसी भी सेल में ले लो, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, बचकानी बाबू कैसे हो आप लोग, समझ रहे हो ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन ये तो आप लोगों को याद हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स इसका इकाई है, याद रहेगा, याद रहेगा ना बच्चा, चलिए याद रहेगा ना, ओके सर याद रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ को हम अभिक्रिया में संपन्न कराना चाहते हैं, अब वो हो नहीं रहा है क्योंकि उसके पास एनर्जी की कमी है। जैसे मैं कहता हूं कि तुम इस काम को करो, लेकिन तुमसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। यदि किसी टीचर ने कहा कि थोड़ा इसको ऐसे पढ़ लो, आपके अंदर एनर्जी आ गया और आप उसको पढ़ लिए, आपको याद हो गया। जैसे आप सक्रियण ऊर्जा आपसे नहीं बन रहा है, पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, लेकिन एक टीचर ने थोड़ा आया, बेटा ऐसा ऐसा पढ़ो, तरीका थोड़ा सा बता दिया, तरीका बदल दिया, अब आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, हाँ सर अब हमसे बनेगा, अब हम तो कर लेंगे, ऐसा तरीका आसान लगा इसलिए हम कर लेंगे। तो हमने सक्रिय कर दी उसको, हमने एनर्जी दे दी उसको, जिसके कारण से वो उभर गया, जो काम करना चाहा कर लिया। ऐसे ही अभिकारक हैं, उनके पास स्वतः एनर्जी होती है लेकिन इतनी क्षमता नहीं होती कि डायरेक्ट अभिक्रिया संपन्न करा दे, तो बाहर से ऊर्जा देते हैं और उसी ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी अभिकारक को सक्रिय करने के लिए, अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए जो बाहर से हम क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, सक्रिय करने के लिए जो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। खुद के पास ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को मिला देते हैं तो देहली ऊर्जा कहला जाता है। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। जैसे मैंने कहा, जब तक मेरे पास 10 रोटी नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरे पास 5 रोटी है तो मेरी ऊर्जा हो गई, मैं किसी से भीख मांग लिया 5 रोटी का, वो सक्रियण ऊर्जा हो गई। तो कहने का मतलब मेरे पास 5 और सक्रिय करने के लिए 5 और, जब 10 रोटी हो गए तब मैं खाना शुरू किया कि हाँ भैया अब मेरा पेट फुल हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है सर। सक्रियण ऊर्जा देखो, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। मतलब उनकी एनर्जी कम है, देहली ऊर्जा के बराबर उनकी ऊर्जा नहीं है। अब उस ऊर्जा को पाने के लिए हमें उनको एनर्जी देना पड़ेगा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि देहली ऊर्जा को पार करने के लिए उनको आवश्यक होता है वो आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारक की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर तो होने ही चाहिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति से इसके मान को कम किया जा सकता है जिससे कम ऊर्जा पाकर भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। ये सक्रियण ऊर्जा को EA से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर लिखा है किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर तो होने ही चाहिए। नहीं, यहां पर देहली ऊर्जा के बराबर होने चाहिए। किसके? देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए तब तो भाई अभिकारक की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए तभी वो अभिक्रिया संपन्न होगी, है ना। नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग समझिएगा। ठीक, तो सक्रियण ऊर्जा आप लोग को समझ में आ गया, रटना पड़ रहा है नहीं। चलिए भाई, अभी 3 प्रश्न है बच्चों। लिगेंड से आप क्या समझते हैं? वाह सर, लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है? देखो बच्चों, यहां पर आप देखो, ये पोटेशियम है, ये आयरन है, ये साइनाइड है। ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? जैसे घर का मुखिया है, तू पैसा लाया है, दे दे मेरे को, तेरे को चाहिए ले ले भैया, तू पैसा लाया है, हाँ ले आओ, है ना, तू तेरे को चाहिए, हाँ ले लो। लेने देने वाला घर का मुखिया होता है। ऐसे ही भैया इस यौगिक का मुखिया केंद्रीय धातु परमाणु है।
केंद्रीय धातु परमाणु अयुग्मित डी कक्षक प्रदान करता है। खाली जगह, जैसे घर का मुखिया है ना, बना लिए 10 घर। अब 10 घर बना लिए, बेटा तू इस कमरे में रहना, तू इस घर में रहना, कोई मेहमान आएगा तो इस कमरे में सोएगा। मतलब घर में 10 कमरे, 10 घर की बात नहीं, सॉरी, 10 कमरे हैं, है ना। बड़ी बहू यहां रहेगी, छोटा बेटा इसमें स्टडी रूम में पढ़ाई करेगा, हॉल में कोई मेहमान आएगा तो बैठेगा, आप मेहमानों का एक कमरा बढ़िया टीवी, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये कक्षक प्रोवाइड करता है, और जो आकर के उस कक्षक में बैठते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, देंगे तभी तो वहां पे बैठने की इजाजत मिलेगी, जो देगा नहीं वो बिकेगा नहीं। खत्म कहानी यार, बिना पैसे कुछ होना नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं देगा तब तक वो जुड़ेगा नहीं, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तब वो जुड़ता है। यानी लिगेंड सीधा सीधा है, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, वो लिगेंड कहलाता है। सीधा सिंपल। यहां पे बच्चों आप लोग समझना कि इस यौगिक में CN जो साइनाइड है वो लिगेंड है, जो कि बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित उपसहसंयोजी केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित आयन, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजी बंध द्वारा प्रदान करते हैं, है ना, लिगेंड कहलाते हैं। कुल मिलाकर मेरे भाषण में देखो कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित आयन अणु या परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। मेरे भाषा में लिखो, किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित आयन अणु परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं वो आपके लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर CN है, CN केंद्रीय धातु परमाणु के लिए लिगेंड का कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को समय के साथ अभिकारक में कमी, उत्पाद में वृद्धि, रासायनिक अभिक्रिया का दर कहलाती है। समय के साथ। पर बच्चों समय का खेल है, समय का खेल। मैं क्या कह रहा हूं, एक शॉर्टकट में आप समझो। ए है बच्चों, धीरे धीरे बी में बदल रहा है। दूध है, मैंने नींबू डाल दिया। क्या डाल दिया? नींबू। तो बच्चों ये किसमें? दही में बदल रहा है। धीरे धीरे ये अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक है, बनने वाला पदार्थ उत्पाद है। धीरे धीरे इसमें कमी आएगी, धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी। तो समय के साथ, इकाई समय में जो बच्चों अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगी, समय के साथ जो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगी, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाएगी। आप लोग इसकी कई परिभाषा लिख सकते हो। समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि क्या कहलाती है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। बताओ कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। बन जाएगा ना? हाँ सर। आखिरी क्वेश्चन, EDTA क्या है? एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ये 60 दंतु लिगेंड होता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है एथिलीन डायलीन टेट्राएसीटेट। का रासायनिक नाम, केवल क्वेश्चन कैसा है? एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, इसका रासायनिक नाम है। EDTA का रासायनिक नाम, पूरा नाम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। आज कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए? 12 क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना होगा जिसे याद ना होगा। और नोट्स लेने के लिए तो कॉन्टेक्ट नंबर ये भैया 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए में प्रॉपर नोट्स तैयारी करने के लिए सफिशियंट है। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो कब आएगा? जब इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, है ना। तो भैया जोड़ लो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दो। भैया जुड़ जाओ फटाफट, बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहां से होगी और कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, क्लास इतनी फ्री। लेकिन कब? जब प्यार सपोर्ट आपका हमारे साथ रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।